हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता शर्मा क्लासेस। आज हम क्या करने वाले हैं, वील सॉल्व इंग्लिश सेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ HPU B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम 2016 पहले भी हम 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं ऑफ प्रीवियस ईयर्स और आज दिस इज़ द 6th वन। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले 5 क्वेश्चन पेपर में नहीं मिले देखने को, तो अभी उनको भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन टुगेदर द पेयर ऑफ सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब ये फर्स्ट टाइम इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट या टर्म हमारे किसी एग्ज़ाम में आई है। इन्फिनेटिव होता है द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके पहले टू लगा हो। मोस्टली टू से स्टार्ट होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब इसमें क्या है, 2 सेंटेंसेस दिए हैं और उनको हमें कंबाइन करना है इन्फिनेटिव लगाकर। तो उसकी 4 ऑप्शन दी हैं, उसमें हमें देखना है विच वन इज़ द राइट वन। नेपोलियन was one of the greatest generals. He is universally acknowledged. So acknowledge ऐसा माना जाता है। यूनिवर्सली, यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन महान जनरल्स में एक थे। तो ऑप्शंस क्या हैं? नेपोलियन इज यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड to have been one of the greatest of generals। इसमें टू लग गया, इन्फिनेटिव हो गया और सेंटेंस है कि नेपोलियन को यूनिवर्सली एक्नॉलेज किया जाता है टू हैव बिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ जनरल्स। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स, ये तो वैसे का वैसे ही है टू के साथ, क्योंकि ये वॉज है। नेपोलियन थे, वो अभी नहीं हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आज तक वो जितने भी जनरल्स हुए हैं उनमें महानतम जनरल्स में से एक रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारी राइट ऑप्शन है। टू भी लगा है और साथ में हैव बिन, रहे हैं। और भी ऑप्शंस हम स्टडी करेंगे कि उनमें क्या लिखा है। नेपोलियन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ जनरल्स एंड इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज। सो इसमें इन्फिनेटिव ही मिसिंग है, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। उसके बाद है नेपोलियन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ जनरल्स टू बी यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड। इसका मीनिंग ही थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि नेपोलियन पहला ऐसा जनरल था महान जनरल्स में से जिसे एक्नॉलेज किया जाता है। हमने कहना है कि नेपोलियन के बारे में ऐसा एक्नॉलेज किया जाता है यूनिवर्सली कि वो एक महानतम जनरल था। लेकिन यहाँ पर है कि नेपोलियन ही उन जनरल्स में से एक है जिसे एक्नॉलेज किया जाता है। तो ये मीनिंग गलत हो गया। नेपोलियन इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ जनरल्स। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं ए और डी ऑप्शन में। इसमें है टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ जनरल्स और उसमें है टू हैव बिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ जनरल्स। तो क्योंकि नेपोलियन प्रेजेंट टाइम में नहीं है, इसलिए हमने टू हैव बिन कि ऐसे वो हुए हैं। तो ये ऑप्शन ठीक है और ये हम तब लगाते अगर नेपोलियन इस समय ज़िंदा होते। इफ़ ही इज़ अलाइव देन वी शुड यूज़ टू बी वन ऑफ द, लेकिन वो अभी नहीं है, सो टू हैव बिन। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज स्टिल एज एन एडजेक्टिव। इस तरह का क्वेश्चन भी फर्स्ट टाइम हमारे किसी क्वेश्चन पेपर में आया है। एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड है। स्टिल को यूज़ करना एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताए। सो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच क्वालिफाइज द नाउन। जो नाउन की विशेषता बताए उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव।
तो यहाँ पर स्टिल के 4 सेंटेंस में यूज़ हुआ है। हमें ये देखना है कि कौन से सेंटेंस में स्टिल को एज एडजेक्टिव यूज़ किया गया है। स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल वाटर, स्टिल यहाँ पर शांत, वो पानी जो शांत होता है वो गहरा होता है। समुद्र की बात की जा रही है। स्टिल वाटर, शांत पानी, तो ये जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। वाटर्स नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है स्टिल, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सही है ए। और सेंटेंस, ही स्टिल केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। अभी भी उसने फास्ट को रखा 1 वीक तक। ये है एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए, जो वर्ब की विशेषता बताए उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जो नाउन की विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर स्टिल जो है सेकंड सेंटेंस में इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ एडवर्ब, क्योंकि कीप नाउन नहीं है, कीप है वर्ब। तो वर्ब की विशेषता, ही स्टिल केप्ट द फास्ट, उसने अभी भी या फिर भी फास्ट रखा 1 सप्ताह के लिए। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, वो अभी भी उस घर में रहता है, अभी भी रहता है। तो यहाँ पर भी स्टिल एज एडवर्ब। आई विल स्टिल वॉच दैट मूवी, मैं फिर भी मूवी को देखूँगा। तो वॉच के साथ लगा, लिव के साथ लगा, केप्ट के साथ लगा, ये तीनों हैं एडवर्ब, स्टिल एज एडवर्ब। यहाँ पर स्टिल लगा नाउन से पहले, तो ये है एडजेक्टिव। तो अगर आपको अदरवाइज़ ना भी समझ आए तो एक बहुत बड़ा हिंट है कि जो नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा। तो स्टिल वाटर्स, जैसे ऑनेस्ट बॉय, ब्रेव गर्ल, स्मार्ट मैन, तो जो भी एडजेक्टिव के पहचान क्या होगी, नाउन से पहले। ब्लू शर्ट, ब्यूटीफुल सीनरी, तो नाउन से पहले जो भी आएगा वो उसकी विशेषता बताएगा, वो एडजेक्टिव होगा। तो हमारी राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पहले नहीं आया कभी। नाउन की वैरायटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। जैसे कोई क्वालिटी है, कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या भाववाचक संज्ञा है। जैसे दुख, ग्रीफ, खुशी, हैप्पीनेस, प्लेजर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, इनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा। इसके ऊपर मेरे पास एक फुल फ्लेश्ड वीडियो है, टाइप्स ऑफ नाउन। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अगर आप टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द रूम इज़ 30 फीट इन लेंथ। लेंथ है भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन है कि किस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। तो पहले में तो है, द स्ट्रीट्स ऑफ सम ऑफ आवर सिटीज़ आर नोटेड फॉर देयर क्रूकेडनेस। क्रूकेडनेस, टेढ़ापन, तो ये भी क्रूकेडनेस जो है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई बिलीव इन इज इनोसेंस, इनोसेंस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। APJ कलाम वॉज द 11th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सेंटेंस है जिसमें कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम पहले भी कर चुके हैं, ऑपोजिट या एंटोनिम या विपरीतार्थक शब्द। द ऑपोजिट ऑफ बैरन, बैरन होता है बंजर, उसका ऑपोजिट फर्टाइल, फर्टाइल होता है उपजाऊ, तो बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, तो ऑपोजिट हो गया फर्टाइल। फर्टिलिटी, उपजाऊपन, बैरननेस अगर होता
तब फर्टिलिटी उसका ऑपोजिट होता। बैरन भी एडजेक्टिव है, फर्टाइल भी एडजेक्टिव है। बैरन लैंड, फर्टाइल लैंड। फर्टिलिटी नाउन है, तो अगर बैरननेस होता वो नाउन होता, उसके ऑपोजिट हम लेते फर्टिलिटी, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शन है फर्टाइल। ग्रोथ तो उसके साथ मेल नहीं खाता है। अनफ्रूटफुल, जो फ्रूटफुल नहीं है। तो राइट आंसर इज पार्ट ए। नेक्स्ट जो है ये आपका कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक के क्वेश्चन पेपर्स में आपको एक प्रोज का पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ दिए जाते थे, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते थे। यहाँ पर डिफरेंस ये है कि पैराग्राफ की जगह पर आपको एक पोएम दी गई है और पोएम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम। The poet uses certain expressions in the poem to suggest something to the reader. कुछ एक्सप्रेशन पोइट ने यूज़ किए हैं अपनी पोएम में कुछ सजेशन देने के लिए। देयर आर सम सजेशंस गिवन बिलो। तो आपको 4-5 ऑप्शंस दी जाती हैं, कुछ सजेशन दिए गए हैं दैट बेस्ट फिट ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। पहले एक्सप्रेशन दिया है, उसके आगे उसके 3-4 सजेशन दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं, आपने राइट ऑप्शन को टिक करना है। तो एक तरह से कंप्रीहेंशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ पोएम। तो सबसे पहले हम पोएम देख लेते हैं। द लिटिल क्रीचर विद 100 feet वॉज ऑन इट्स जर्नी टू वेयर ओनली इट न्यू। एक छोटा सा जीव, क्रीचर जीव, जिसके 100 feet थे, वो कहीं जा रहा था। कहाँ जा रहा था केवल वही जानता था। My civilized foot, dressed in a polished leather, came down upon it. My civilized foot, मेरा पाँव। एक्सप्रेशन यूज़ किया जो सिविलाइज था, सिविलाइज सभ्य, जिसने ड्रेस्ड इन अ पॉलिश्ड लेदर, लेदर यहाँ पर शूज़, पॉलिश किए हुए शूज़ पहने हुए थे पाँव में। केम डाउन अपॉन इट, मेरा पाँव उस क्रीचर के ऊपर आ गया। एवर सो जेंटली, लेकिन बहुत बड़े आराम के साथ। देयर वॉज ओनली अ सॉफ्ट साउंड, तो जब मेरा पाँव उसके ऊपर आया तो केवल थोड़ी सी आवाज़ आई। सिग्निफाइंग द एंड ऑफ अ क्रिएशन ऑफ गॉड माई मेकर, तो उस आवाज़ से पता चला कि वो जो क्रीचर था वो मारा गया, उसका अंत हो गया। ऑफ अ क्रिएशन ऑफ गॉड, वो भी मेरे गॉड की, मेरे मेकर की, जिसने मेरी रचना की थी, उसी की एक और रचना थी। आई लुक टू सी इफ़ माई सोल वॉज सॉइल्ड एंड वॉकड अवे। मैं रुका ये देखने के लिए, सोल मेरा तला, क्या वो तो ख़राब नहीं हुआ, और मैं चला गया। तो इसमें पता चलता है व्यंग्यात्मक पोएम है कि जो व्यक्ति था जिसके पाँव के नीचे आकर एक क्रीचर दब गया और मर गया, उसको उस क्रीचर के बारे में कोई भी ना तो सहानुभूति थी ना कंसर्न था, चाहे अपने लिए वो यूज़ कर रहा है वर्ड सिविलाइज्ड फुट। तो ये एक तरह से कवि व्यंग्य कर रहा है, और उसको ज़्यादा परवाह थी ये देखने की कि मेरा सोल, मेरे शू का सोल जो है वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, और वो वहाँ से चला गया। अब उसके ऊपर बेस क्वेश्चंस हैं। हेयर सिविलाइज्ड फुट सिग्निफाइज माई सिविलाइज्ड फुट, उससे क्या पता चलता है, या पोइट क्या कहना चाहता है। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, कि जो सामने नज़र आता है ज़रूरी नहीं कि वो सच्चाई हो, धोखा भी हो सकता है। सिविलाइज्ड फुट हो सकता है जेंटलमैन्स फुट, या गुड शूज़, या नन ऑफ द अबव। गुड शूज़ तो नहीं होगा। अब अगर तो वो व्यंग्यात्मक ना हो तब तो जेंटलमैन्स फुट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो जेंटलमैन की तरह से पेश नहीं किया गया, क्योंकि उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी जो क्रीचर उसके नीचे आके मारा गया। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा, अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, कि जो देखने में सिविलाइज लग रहा है वो असल में सिविलाइज नहीं है। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है वॉकड अवे मीन्स वॉकड अवे एंड वॉकड अवे, मैंने देखा कि मेरे पाँव का तला ख़राब तो नहीं हुआ और मैं चला गया। तो वॉकड अवे का मतलब डिड नॉट नोटिस, उसको नहीं पता चला
कि क्रीचर मारा गया, ये रॉन्ग है। द मैन वॉज अनकंसर्न्ड, उसको पता तो था लेकिन उसके बारे में कंसर्न नहीं था। दिस इज द राइट आंसर। लेफ्ट द प्लेस हरिडली, तेज़ी से उस जगह से चला गया, ऐसा भी नहीं है। डिसेप्टिव, धोखेबाज, वो ऐसा भी, धोखा देने वाला, वो भी नहीं है। यहाँ पर है वॉकड अवे मीन द मैन वॉज अनकंसर्न, उसे इससे कोई कंसर्न नहीं था कि क्रीचर जिंदा है या मर गया। सॉफ्ट साउंड मीन्स, सॉफ्ट साउंड, देयर वॉज ओनली अ सॉफ्ट साउंड, जब उसका पाँव उस क्रीचर के ऊपर आया तो बड़ी डिम सी आवाज़ हुई। उसका मीनिंग क्या है? वॉइस ऑफ द क्रीचर, क्रीचर की आवाज़। क्राई ऑफ द बर्ड, बर्ड तो वहाँ नहीं था। क्राई ऑफ द क्रीचर, क्रीचर चीखा, चीखने की आवाज़ तो ज़्यादा होनी चाहिए थी। साउंड ऑफ सप्रेशन ऑफ द क्रीचर अंडर फुट, सप्रेस दबा दिया। तो ये आपका राइट आंसर है कि जब क्रीचर को पाँव के नीचे दबाया गया, जो दब गया, उसकी जो आवाज़ थी, दैट इज़ सॉफ्ट साउंड। नेक्स्ट है माई मेकर, माई मेकर मेरे रचयिता, जिन्होंने मेरे को बनाया। कॉबलर, कॉबलर तो मोची होता है, वो नहीं है। गॉड, नेचर, नेचर भी नहीं है। एक गॉड हो सकता है या फिर क्रिएटर ऑफ द जेंटलमैन गॉड, तो इन दोनों में बी और डी में डी ज़्यादा सही है। ये भी गॉड ही लिखा है लेकिन साथ में लिखा है क्रिएटर ऑफ द जेंटलमैन, वो गॉड जिसने इस आदमी की रचना की थी। सो दिस इज़ द राइट आंसर। तो ये 4 क्वेश्चंस थे जो एक पोएम के ऊपर बेस थे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। एक जैसे क्लोज टेस्ट होता है या फिर आप सिंपल भाषा में कहें तो एक पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये भी आपके 69 से लेकर 72 तक 4 क्वेश्चंस हैं जो इस पैराग्राफ की ब्लैंक्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो हर ब्लैंक के लिए आपको 4-4 ऑप्शन दी हैं, उनमें से आपने करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है। अ गर्ल disappeared, she was 8 old, has been found, Cambodia। पहला है 69th वाला क्वेश्चन, अ गर्ल विच disappeared, अ गर्ल who disappeared, अ गर्ल she disappeared, अ गर्ल when disappeared। तो गर्ल के लिए विच और हु में आएगा हु, क्योंकि जो लिविंग है उनके लिए हम हु लगाते हैं, जो नॉन लिविंग है उनके लिए हम विच लगाते हैं। अ गर्ल हु डिसअपियर्ड। उसके बाद 70 है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन शी वॉज 8, एक ऑप्शन, वाइल शी वॉज 8, ड्यूरिंग शी वॉज 8, एट दैट टाइम शी वॉज 8। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है व्हेन शी वॉज 8। थर्ड में ओल्ड, ईयर ओल्ड, ईयर्स ओल्ड, एज ओल्ड, नन ऑफ दीज। 8 लिखा है तो 8 के साथ आपका आना चाहिए ईयर्स, तो आपका आंसर होगा बी। अ गर्ल who disappeared when she was 8 years old has been found, Cambodia। तो लास्ट क्वेश्चन, एट कंबोडिया, इन कंबोडिया, ऑन कंबोडिया, एंड कंबोडिया। कंबोडिया इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री। तो कंट्री में ऑन तो ऊपर होता है, एंड वैसे ही आर्टिकल है, प्रेपोजिशन आएगी यहाँ पर एट या इन। एट होता है अगर एक पर्टिकुलर प्लेस हो या फिर कोई टाइम वगैरह के लिए। इन होता है जब थोड़ा लार्जर प्लेस हो, तो एक कंट्री एक लार्जर प्लेस है तो यहाँ पर आएगा इन। तो अब 4 ऑप्शंस हमने फिल कर दी हैं। एक बार पैराग्राफ को फिर से पढ़ के देख लेते हैं कि सेंस बन रही है या नहीं। तो हमने बनाया है अ गर्ल हु डिसअपियर्ड when she was 8 years old has been found in Cambodia। तो ये आपका आंसर सही है। तो उसके बेस पर फर्स्ट को हमने हु को टिक किया, सेकंड में when को टिक किया, थर्ड में years को टिक किया और लास्ट में in को टिक किया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी फिल इन द ब्लैंक है, लेकिन सिंगल सेंटेंस में। पहला एक पैराग्राफ था, उसमें 4 ब्लैंक्स थी, उनको आमतौर पर हम क्लोज टेस्ट कहते हैं, लेकिन आगे है सिंगल सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक। टेनिस अ पॉपुलर गेम इन इंडिया नाउ अडेज, आजकल टेनिस इंडिया में काफ़ी पॉपुलर गेम है। टेनिस सिंगुलर है तो आर भी नहीं आएगा, वर्ब भी नहीं आएगा, तो ये दोनों आपके क्रॉस हो गए। अब आपने चूज़ करना है इज़ या वॉज में से। नाउअडेज प्रेजेंट, आजकल, तो आजकल के लिए आएगा इज़। ओल्ड डेज होता, पास्ट होता, तब हम वॉज लगाते, लेकिन यहाँ पर है नाउअडेज, इसलिए आएगा इज़। टेनिस इज़ अ पॉपुलर गेम इन इंडिया नाउअडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज़, ये भी फिल इन द ब्लैंक है सिंगल सेंटेंस में। द न्यूज़ बेटर देन शी एक्सपेक्टेड, न्यूज़ भी सिंगुलर है तो ना तो वर आएगा ना आर आएगा। अब ऑप्शन है या वॉज या इज़। न्यूज़ इज़ बेटर देन शी एक्सपेक्टेड या न्यूज़ वॉज बेटर देन शी एक्सपेक्टेड। क्योंकि यहाँ पर ईडी लगा है एक्सपेक्टेड, तो ये पास्ट है, तो यहाँ पर पहले भी हम लगाएंगे वॉज, तो आपका आंसर होगा ए, द न्यूज़ वॉज बेटर देन शी एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द असर्टिव सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एक सिंपल स्टेटमेंट जिसमें आपको या तो कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है या किसी घटना के बारे में बताया जाता है, सिंपल स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें हमने पहचानना है कि कौन सा असर्टिव सेंटेंस है। देखते हैं, व्हाट अ डिलीशियस मील, ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कितना स्वादिष्ट भोजन, व्हाट अ डिलीशियस मील, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस नहीं है, असर्टिव नहीं है। इफ़ ओनली आई वर सेफ एट होम, इफ़ ओनली, इफ़ लगा कंडीशनल सेंटेंस, काश मैं घर पे सुरक्षित होती। आह व्हाट अ साइट वॉज देयर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से क्लियर है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इट इज़ अ हॉरिबल नाइट, बहुत भयानक रात है, दिस इज़ योर असर्टिव सेंटेंस। तो मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बताया, कोई भी सिंपल स्टेटमेंट जिसमें होती है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दूंगी, जो मेरे ही चैनल में एक वीडियो है जिसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में बताया गया है, तो आप वहाँ जाकर अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, करेक्शन। 4 सेंटेंसेस हैं, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज़, जब क्वेश्चन होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, तो यहाँ पर इज़ ही आना चाहिए था, ना कि ही इज़, तो ये आपका आंसर रॉन्ग। आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, उसके पहले द आना चाहिए था, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। आई गेव हिम अ बुक ही वॉन्टेड, अ की जगह क्या आना चाहिए था? द, क्योंकि किसी पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है जो वो चाहता था, तो आर्टिकल की गलती है, यहाँ भी आर्टिकल की गलती है। यहाँ पर वैसे जो वर्ब है वो बाद में लगा है, हेल्पिंग वर्ब, तो एक ही बचा, द मोर दे गेट द मोर दे वांट, जितना मिलता है उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा होती है, तो दिस इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हम पहले भी कई बार कर चुके हैं इसी तरह के क्वेश्चन। फाइंड वन वर्ड फॉर अ स्लीपिंग प्लेस इन द रेलवे कैरेज, जब आप रेलवे में ट्रेन में यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो जो सोने वाली सीट होती है उसको क्या बोलते हैं? बर्थ, 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 बोलते तो बर्थ हैं, लेकिन उसके स्पेलिंग क्या है? पहला तो गलत हो गया, जो बर्थ नहीं है,
सेकंड बर्थ जो है ये होता है किसी का जन्म, बर्थडे, BIR, तो ये भी नहीं है। BERTHE, ई वाला भी नहीं है। C आपका राइट ऑप्शन है, BERTH, तो ये आपका करेक्ट है वर्ड फॉर अ स्लीपिंग प्लेस इन द रेलवे कैरेज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल वर्ड फॉर एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मीनिंग क्या है? एक्सटिंग्विश होता है बुझाना, तो इनमें से किसका मीनिंग बुझाना होता है? ब्लो आउट, ब्लो ओवर, ब्लो अप, ब्लो। तो फर्स्ट जो है ब्लो आउट, जिसका मीनिंग होता है बुझाना। ब्लो आउट द कैंडल, मोमबत्ती बुझा दो। एक्सटिंग्विश भी बुझाना, ब्लो आउट भी बुझाना। सो दिस इज द सुटेबल वर्ड। नेक्स्ट है नरेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। इसके लिए भी मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया था, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर 16-17 वीडियोज़ हैं। एक बार फिर से आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जिस तरह का भी नरेशन की वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। अभी यहाँ पर सिंपल है, द टीचर सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। टीचर ने मुझसे पूछा क्या तुमने काम ख़त्म कर लिया। तो क्वेश्चन है तो इसलिए सेड टू की जगह होगा आस्क, पास्ट टेंस है तो आस्क्ड हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड मी, उसके आगे इफ़ या वेदर हो जाएगा। फिर यू सेकंड पर्सन है, ये किसके साथ चेंज होगा? मी के साथ। वहाँ पर बन जाएगा आई, इफ़ आई हैव बन जाएगा हैड, इफ़ आई हैड फिनिश्ड, तो यू का आई तो योर का माई, यू का पोजेसिव योर, तो आई का पोजेसिव माई, माई वर्क। तो इसका सेंटेंस बनना चाहिए द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड डन माई वर्क। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। सो पहला ही आपका राइट है। द टीचर आस्क्ड हर, हर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर है मी, तो पहले वाला तो प्रोनाउन चेंज नहीं होता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। द टीचर आस्क्ड मी आई हैड फिनिश, सॉरी, ये आपका सही नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इफ़ नहीं लगा है। द टीचर आस्क्ड मी आई हैड, यहाँ पर लगा है द टीचर आस्क्ड मी इफ़ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। सो दिस इज़ द राइट आंसर, नॉट द फर्स्ट वन, उसमें इफ़ मिसिंग है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। द टीचर आस्क्ड मी इफ़ शी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर यू चेंज होगा बाहर के ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट है मी चेंज हो जाएगा आई में, तो यहाँ पर शी की वजह से गलत हो गया, यहाँ पर हर की वजह से गलत हो गया, यहाँ पर इफ़ की वजह से गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन है पार्ट सी। और लास्ट क्वेश्चन आज का, चेंज द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन कंपैरेटिव फॉर्म। राम इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज़ ऑफ द क्लास। बेस्ट बॉयज़, तो ये है सुपरलेटिव डिग्री, उसको हमने चेंज करना है कंपैरेटिव फॉर्म में। इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना रखी है आपके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में, किस तरह से हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में डिग्री को चेंज करते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू दैट। अभी यहाँ पर देख लेते हैं, और मेन रूल मैं आपको बता देती हूँ। जब हमने सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, उसकी जगह हम लगाएंगे बेटर, कंपैरेटिव डिग्री बेटर के साथ लगाएंगे दैन। उसके बाद अगर तो है वन ऑफ द बेस्ट, फिर हम लगाएंगे मोस्ट ऑफ अदर या मोस्ट अदर। और अगर वन ऑफ द ना हो, द बेस्ट हो,
तब हम लगाएंगे देन एनी अदर। यहाँ पर है मोस्ट अदर, वन ऑफ द, तो वन ऑफ द तो हम क्या बनाएंगे, राम इज़ द बेस्ट की जगह पर बेटर, फिर देन, फिर मोस्ट अदर बॉयज़ ऑफ द क्लास। ये है राम इज़ बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज़ ऑफ द क्लास। सो दिस इज़ योर राइट ऑप्शन। कैसे किया आपने, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ। द बेस्ट को चेंज किया बेटर में, साथ में लगाया देन, उसके बाद क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट था इसलिए मोस्ट अदर और आगे बॉयज़ ऑफ द क्लास। राम इज़ बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज़ ऑफ द क्लास। दिस इज़ योर राइट ऑप्शन। वेरी फ्यू बॉयज़ ऑफ द क्लास आर एज गुड एज राम, ये तो आपने किया कि आपने सुपरलेटिव से फर्स्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन बना दिया, लेकिन हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड डिग्री, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकता। मोस्ट बॉयज़ ऑफ द क्लास आर गुड, ये तो कंपैरिजन हुआ ही नहीं। राम इज़ बेटर देन अदर बॉयज़ ऑफ द क्लास, अदर बॉयज़ नहीं आएगा, मोस्ट अदर आएगा, तो यहाँ पर यही आपका सही है, राम इज़ बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज़ ऑफ द क्लास। तो जैसे मैंने कहा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर जाएंगे तो और भी एग्जांपल्स के साथ आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन पेपर था 2016 में आया हुआ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, और हमने उसका सेक्शन इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व किया। तो आई होप इन वीडियोस से आपको कोई हेल्प मिल रही होगी। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है, ऑल द बेस्ट, और इनको पढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू।